अ वेरी गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको हिंदी आमोदनी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था, लेकिन हमारी एक्सरसाइज कुछ रह गई थी और क्वेश्चन आंसर्स भी रह गए थे। तो इस वीडियो में बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कराऊंगी। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज पर। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारी चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज है। तो वैसे मैंने ये एक्सरसाइज आपको पिछली वीडियो में करा दी थी, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं आपको एक बार ये एक्सरसाइज बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने देखी हो, कुछ ने नहीं देखी हो। तो नो प्रॉब्लम, इस वीडियो में भी मैं आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करा रही हूँ। तो सेकंड एक्सरसाइज है ये हमारी कि सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। एकाएक रमन को का चेहरा याद आया। किसका चेहरा याद आया? अम्मा का चेहरा याद आया। टीवी पर धूल की ढेर सारी परत जमी हुई थी। रमन ने अखबारों को परछत्ती पर रख दिया। फिर है हमारा नेक्स्ट, किचन में भी साफ सफाई का नामो निशान नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश देखकर रमन खुशी से उछल पड़ा। क्या देखकर? पुस्तक देखकर। पुस्तक देखकर रमन खुशी से उछल पड़ा। तो ये एक्सरसाइज हमारी सेकंड एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, फिलअप्स। अब नेक्स्ट हमारी है एमसीक्यूज है कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। रमन, पहला सेंटेंस है हमारा, रमन शहर किसके पास रहने गया था? चचेरे भाई के, बड़े भाई के या ममेरे भाई के? तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें सही है, बड़े भाई के। रमन किस कक्षा में पढ़ता था? नेक्स्ट सेंटेंस है रमन किस कक्षा में पढ़ता था? तो ये हमारा इसका पहला ऑप्शन सही है, 10वीं कक्षा में। दूसरा है 11वीं कक्षा में। तीसरा है 9वीं कक्षा में। तो ये हमारा पहला ऑप्शन इसका सही है। थर्ड है हमारा, रमन ने अखबारों को कहाँ देखा? तो ये देखिए, परछत्ती पर, चारपाई पर या अलमारी में। तो कहाँ रखा था रमन ने अखबारों को? परछत्ती पर। तो ये देख लीजिए, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो ये देखिए आप, पहला सेंटेंस है रमन शहर आकर बोर हो रहा था। यस बच्चों, ये सही सेंटेंस है, बिल्कुल सही वाक्य है। रमन शहर आकर बोर हो रहा था। रमन के भैया कचहरी गए थे। जी हाँ, बिल्कुल, उसके भाई कचहरी में काम करते थे, तो उसके भाई सुबह ही कचहरी चले गए थे। रमन एक शरारती लड़का था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रमन एक बहुत सिंसियर लड़का था, शरारती बिल्कुल भी नहीं था। तो ये गलत वाक्य है। रमन ने सारे अखबार रद्दी वाले को बेच दिए। नहीं बच्चों, उसने सारे अखबार परछत्ती पर उठाकर रख दिए थे। तो ये हमारा गलत वाक्य है। भैया ने रमन को इनाम में पुस्तक दी। बिल्कुल सही वाक्य है ये, भैया ने रमन को इनाम में पुस्तक दी थी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है भाषा बोध, जिसमें निम्नलिखित शुद्ध शब्दों को अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें हमारे जो अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, इनको हमें शुद्ध करके लिखना है। तो ये देखिए, हम करते हैं इसको। अंतर्मुखी, ये स्पेलिंग करेक्ट करके लिखनी है। अंतर्मुखी की सही स्पेलिंग ये होगी। मुस्कुराकर, इसकी स्पेलिंग यह होगी सही। जिम्मेदार, जिम्मेदार नहीं होता है बच्चों, जिम्मेदार होता है। ये हमारा जिम्मेदार वर्ड है, सही है। ये नुक्ता भी इसके नीचे लगेगा। नेक्स्ट है अलमारी। अलमारी हमारा सही स्पेलिंग ये होगी, देख लीजिए, यहाँ बड़ी की मात्रा लग जाएगी। परछत्ती, परछत्ती की सही स्पेलिंग ये है। और मौसम में हमारी औ की मात्रा हो जाएगी, तो ये हमारा करेक्ट मौसम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। गर्मी, गर्मी का विलोम शब्द होगा सर्दी। साफ, साफ का विलोम शब्द होगा गंदा। खोना, खोना का विलोम शब्द है पाना। अब इधर की लाइन में देखते हैं ये। खुशी, खुशी का विलोम शब्द है बच्चों दुख। गीला, गीला का विलोम शब्द है सूखा। और ये है गरीब, गरीब का विलोम शब्द है अमीर। तो ये हमारे विलोम शब्द की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। ये देखिए, ये हमें इसमें क्या करना है आपको बच्चों, इसमें हमें इसके लिखने हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द हमें लिखने हैं, देख लीजिए। अर्थ, अर्थ का विलोम शब्द होगा, अनेकार्थी शब्द होगा मतलब और धन। फिर है आतुर, आतुर का अनेकार्थी शब्द होगा रोगी और व्याकुल। फिर है हमारा कल, कल का अनेकार्थी शब्द है बच्चों बीता हुआ या आने वाला कल। और इसका दूसरा शब्द जो है वो मशीन का पुर्जा। ये हमारा इसका दूसरा अर्थ है, मशीन का पुर्जा। नेक्स्ट है हमारा देखिए कि भाग, भाग में हमारा पहला है हिस्सा और दूसरा आएगा दौड़, यानी कि भागना वाला भाग। फिर है निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। ऊंची दुकान फीका पकवान, तो ये इसका अर्थ होगा केवल नाम होना, गुण ना होना। केवल नाम ही नाम हो जिसका, जिसमें कोई भी गुण ना हो। ऊंची दुकान फीका पकवान। फिर हमारा आता है एक अनार 100 बीमार। इसमें होगा थोड़ी वस्तु के चाहने वाले अधिक। वस्तु थोड़ी लेकिन उसके चाहने वाले
अधिक। तो ये हमारी एक्सरसाइज बच्चों यहाँ कंप्लीट हो जाती है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। ये देखिए हमारी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, शहर में शिक्षा ग्रहण करने तथा गांव में शिक्षा ग्रहण करने में क्या अंतर है, नीचे स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारा दोनों तरफ कॉलम दिए गए हैं। इसमें शहर में शिक्षा प्राप्त करने के क्या लाभ हैं हमें, और गांव में हमें क्या भाव रहता है, इन दोनों में अंतर लिखना है आपको। यहाँ ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, देख लीजिए। ये आपको लिखना है अपनी मम्मी से पूछकर। फिर आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न भी आपको मैं आज होमवर्क में देती हूँ, आपको खुद करना है। ये मैं प्रश्न पढ़ती हूँ और एक बार मैं आपको इसके वर्बली आंसर्स बताऊंगी मैं आपको। रमन को अपने बाबूजी पर गुस्सा क्यों आ रहा था? रमन को अपने बाबूजी पर गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि उन्होंने उसको पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था, लेकिन वहां उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। रमन ने बोरियत भगाने के लिए क्या तरकीब निकाली? रमन ने बोरियत भगाने के लिए अपने बड़े भाई के कमरे की सफाई की। कपड़ों को कीड़े और गंध से बचाने के लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया जाता है? ये आपका लेसन में आया है। नैप्थलीन की टैबलेट्स रखी जाती हैं कपड़ों में गंध और जिससे कीड़े ना लगें। इनाम के तौर पर रमन को क्या दिया गया? इनाम के तौर पर रमन को एक पुस्तक दी गई। तो ये आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, ये भी आपका होमवर्क है, और ऊपर वाली जो एक्सरसाइज है वो भी आपका होमवर्क है। तो ये आप करेंगे होमवर्क में दोनों एक्सरसाइज। ये देखिए बच्चों, ये हमारे इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेसन नंबर 7, अपना हाथ जगन्नाथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि शहर में रमन का मन क्यों नहीं लग रहा था? तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए, शहर में रमन का मन इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि वह पहली बार शहर आया था और उसके भाई सुबह ही कचहरी चले गए थे, जिससे अकेले रह जाने के कारण उसका मन नहीं लग रहा था। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रमन को अम्मा की कौन सी बात याद आई और उसने क्या फैसला किया? तो देखिए इसका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, रमन को अम्मा की यह बात याद आई कि भैया की बात सुनना, भैया की बात सुनना और उनका ख्याल रखना, और उसने यह फैसला किया। सेकंड क्वेश्चन का इसमें जो पार्ट है वो ये है कि उसने क्या फैसला किया। इसका आंसर होगा, उसने यह फैसला किया कि वह भैया के कमरे की सफाई करेगा, जिससे उसका मन भी लग जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, देखिए, कि रमन ने अलमारी में रखी अस्त व्यस्त चीजों की सफाई क्यों नहीं की? तो इसका आंसर होगा, रमन ने अलमारी में रखी अस्त व्यस्त चीजों की सफाई इसलिए नहीं की क्योंकि उसने सोचा कि इसमें भैया का कुछ जरूरी सामान रखा होगा, इसलिए उसने अलमारी की सफाई नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमन ने किचन की सफाई किस प्रकार की? किचन की सफाई करने के लिए रमन ने पहले एक एक करके बर्तन धोए, फिर किचन को पानी से साफ किया। इस तरह से उसने किचन की सफाई की। तो बच्चों ये हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसका नाम था अपना हाथ जगन्नाथ। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है बच्चों। इसको आप घर पर लर्न करते रहिए, शब्दार्थ भी लर्न करने हैं, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको लर्न करना है, और चैप्टर एक बार जरूर रीड करना है। और अब हम पढ़ते हैं उद्बोधन का नेक्स्ट चैप्टर। तो बच्चों अब हम उद्बोधन का नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो चुका था हमारा, एग्जाम्स हमारे हो चुके हैं। अभी हमने आमोदनी का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया, और अब हम इस वीडियो में उद्बोधन का भी नेक्स्ट चैप्टर फॉर एनुअल एग्जाम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 8 शायद है हमारा नेक्स्ट, उसको हम देखते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर पर। तो बच्चों देखिए ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, संज्ञा, जिसे हम नाउन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारा संज्ञा, आपने बच्चों शुरू से ही संज्ञा पढ़ा है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है, ये आपने शुरू से ही पढ़ा है। लेकिन फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगी कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है। बच्चों देखते हैं हम कि हर चीज का, हर वस्तु का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है, तो उस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जो भी किसी का कोई वस्तु है, प्राणी है, स्थान है, हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है, और उसी नाम को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बच्चों प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है जिससे वह जानी जाती है, चाहे वह वस्तु सजीव हो, निर्जीव हो, प्राणी हो या स्थान हो या जाति हो अथवा भाव हो, उसका नाम अवश्य होता है। अर्थात हर चीज का कोई ना कोई नाम
अवश्य होता है। इस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे बूढ़ा, पर्वत, बच्चा, भेड़, गाय, कुत्ता, स्लेट, हवाई जहाज, बल्ब, कंप्यूटर, ताजमहल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आगरा आदि सभी संज्ञा शब्द हैं। तो ये सभी संज्ञा शब्द किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से कहेंगे हम इन्हें? संज्ञा नाम से, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई नाम है। देखिए, पर्वत है, बच्चा है, भेड़ है, ये सब नाम है और इन्हीं नामों को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, यहाँ फॉर एग्जाम्पल कुछ वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ बच्चे दिया गया है, ये हमारा संज्ञा है ना। अब ये क्रिकेट भी हमारा संज्ञा है, क्योंकि क्रिकेट खेल का नाम है, तो ये भी हमारा संज्ञा है। भारत का सोने की चिड़िया, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ये को है बच्चों, यहाँ इसमें मात्रा मिस हो गई है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो ये भी हमारा इसमें भारत देश का नाम है। चिड़िया एक जाति है, तो ये चिड़िया, सोने, ये हमारा धातु द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिसमें धातु का बोध होता है हमें। तो ये इसमें भारत, सोने और चिड़िया ये सब हमारे क्या है? संज्ञा रूप हैं। तमन्ना बर्तन साफ कर रही थी। तमन्ना देखिए ये नाम है लड़की का, तो ये हमारा संज्ञा हो गया। रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। रामायण एक पुस्तक का नाम है, हिंदू एक जाति है और पवित्र ग्रंथ ये भी हमारा संज्ञा शब्द है, क्योंकि ये ग्रंथ को कहा गया है यहाँ पवित्र ग्रंथ, तो ये हमारे संज्ञा शब्द हैं। दीप्ति बहुत सुंदर है, तो यहाँ इसमें दीप्ति एक लड़की का नाम है और सुंदर हमारा क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पर इसमें मतलब भाव आ जाता है ये, तो ये हमारा संज्ञा शब्द है। इन वाक्यों में विशेष स्थानों, व्यक्तियों, भावों और जातियों के नाम आए हैं, अतः ये सभी संज्ञा हैं। तो इन सबको हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। ये देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पढ़ेंगे इसमें संज्ञा की परिभाषा क्या है। शब्दों में जो शब्द किसी स्थान, प्राणी, जाति, भाव का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। ये हमारी एक डेफिनेशन है संज्ञा की, अर्थात जिन शब्दों से हमें किसी स्थान, जाति, प्राणी, भाव आदि का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब हम आते हैं संज्ञा के भेद पर। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं बच्चों। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा, ये देखिए, और चौथा है हमारा समुदायवाचक संज्ञा और पांचवा आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये हमारे संज्ञा के भेद हैं। आपने सभी ने शुरू से ही संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ा है। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सभी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें रिवीजन करना एक जरूरी होता है। और हम नेक्स्ट इसके पॉइंट पर आते हैं। संज्ञा के 5 भेदों में से सबकी परिभाषा और सबके उदाहरण सहित हम इसका यहाँ वर्णन पढ़ेंगे। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? मैं अपने शब्दों में आपको बता रही हूँ कि वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति अर्थात कोई नाम सहित किसी का भी नाम अगर हम ले रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए, पहला उदाहरण है कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार एक इमारत का नाम है ना। तो ये अगर हम इमारत आ जाता है यहाँ तो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन यहाँ पर हमें विशेष नाम दिया गया है, इसीलिए ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हरिद्वार पवित्र तीर्थ स्थल है, ये शहर का नाम है हरिद्वार, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है हमारा राजीव गांधी हमारे प्रिय नेता थे। ये देखिए, तो यहाँ राजीव गांधी जो है ये हमारा एक नेता का नाम दिया गया है। अगर खाली नेता होता तो जातिवाचक संज्ञा था, जब नाम दे दिया गया तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। सचिन तेंदुलकर भारत का महान बल्लेबाज है। बल्लेबाज तो बहुत सारे हैं बच्चों, लेकिन सचिन तेंदुलकर का विशेष कर नाम दिया गया है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ देखते हैं इन वाक्यों में कुतुब मीनार, राजीव गांधी, हरिद्वार, सचिन तेंदुलकर आदि शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट पर आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं बच्चों जिनसे हमें किसी विशेष जाति का बोध होता है, किसी भी जाति का बोध होता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हमारे देश में छोटी बड़ी 6780 नदियां बहती हैं, तो ये हमारी नदियां जो हैं, बहुत सारी नदियों के नाम, नदियां आ गया, नदियां, किसी विशेष नदी का नाम नहीं दिया गया है, इसमें किसी पर्टिकुलर नदी का नाम नहीं है। नदियां शब्द से एक नदी जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा होगा। लड़कियां नदी में तैर रही हैं, ऐसे ही यहाँ लड़कियां शब्द है, लड़कियां यानी कि लड़कियां जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ लड़कियां हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। और नदी भी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि किसी विशेष नदी का नाम नहीं दिया गया है।
तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। इसके साथ ही नेक्स्ट चैप्टर पर हम आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा, सिपाही चोर के पीछे भाग रहे हैं। सिपाही चोर के पीछे भाग रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सिपाही जाति का बोध हो रहा है, चोर जाति का बोध हो रहा है, तो ये सिपाही और चोर दोनों ही हमारे जातिवाचक संज्ञा हैं। हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। पशु और पक्षी दोनों ही जातियों का बोध करा रहे हैं, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा है। बकरी घास खा रही है, किसी विशेष बकरी के बारे में कोई बोध नहीं हो रहा है, बकरी जाति का बोध कराया जा रहा है बकरी शब्द से, तो इसलिए ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बच्चों, जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे हम देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे वर्षा होती है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है। हरियाली को हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं केवल, है ना। हरियाली को हम महसूस कर सकते हैं, तो ये हमारा होगा भाववाचक संज्ञा। वर्षा होती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, हरियाली हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। आगरा स्थित ताजमहल की सुंदरता, सुंदरता को हम छूकर नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हम महसूस कर रहे हैं वो शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा होंगे। मुझे भूख लगी है, भूख को भी हम महसूस करते हैं। बुढ़ापा आने पर कोई साथ नहीं देता, बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है। वह बचपन में ही अंधा हो गया था, अंधा शब्द से भी हमें भाव का बोध हो रहा है, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। इन वाक्यों में हरियाली, सुंदरता, भूख, बुढ़ापा, बचपन आदि भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। देखिए बच्चों, समूहवाचक संज्ञा वो शब्द होते हैं जिन शब्दों से हमें किसी पर्टिकुलर समूह का या समुदाय का बोध होता है, समूह या समुदाय का, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, कक्षा में 40 छात्र हैं। कक्षा शब्द से बच्चों हमें किसी एक चीज का बोध नहीं हो रहा है। कक्षा से तात्पर्य है बहुत सारे बच्चे हों, जहां बहुत सारे विद्यार्थी हों तभी कक्षा बनती है। तो कक्षा से हमें बोध हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो ये एक समूहवाचक संज्ञा है, यानी कि समूह है विद्यार्थियों का जो कक्षा है। भेड़ें हमेशा झुंड में चलती हैं। झुंड शब्द से भी हमें एक का नहीं बहुत सारे जीवों का बोध हो रहा है, तो ये हमारा झुंड जो है वो भाववाचक संज्ञा है। पेड़ में अंगूरों के गुच्छे लटक रहे हैं। एक अंगूर नहीं है बच्चों, बहुत सारे अंगूर हैं, इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गुच्छे शब्द से हमें समूहवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं। परिवार कभी भी एक सदस्य से नहीं बनता, परिवार में हमेशा 3-4 सदस्य होते हैं तभी परिवार बनता है। इसीलिए यहाँ परिवार शब्द से बोध हो रहा है कि वहां पर जो है वो 3-4 सदस्य हैं, इसका मतलब तो वो समूहवाचक संज्ञा है। इन वाक्यों में कक्षा, झुंड, गुच्छे, परिवार आदि शब्द समूहवाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट पर आते हैं हम, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में वे शब्द होते हैं बच्चों जिनसे हमें किसी द्रव्य का बोध होता है। द्रव्य अर्थात पदार्थ का बोध होता है। जैसे पुराने समय में तांबे से बर्तन साफ किए जाते थे या बनाए जाते थे। पुराने समय में तांबे से बर्तन बनाए जाते थे, अर्थात तांबे यानी कि धातु का बोध हो रहा है हमें तांबे शब्द से, इसलिए ये हमारा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऊन से स्वेटर बनाए जाते हैं। ऊन शब्द से भी हमें द्रव्य का बोध हो रहा है, तो ये भी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर है हमारा, आजकल सोना बहुत महंगा है, तो सोना जो है धातु का बोध करा रहा है, इसीलिए ये धातु द्रव्यवाचक संज्ञा है। आज भी मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। मिट्टी भी हमारी द्रव्य का बोध करा रही है, तो इसलिए ये क्या कहलाती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। अब आता है कि ये भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, तो देखिए ये काइंड्स हैं इसकी, ये हम पढ़ सकते हैं, ये आप इसको खुद पढ़कर देख सकते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा है, इधर भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, राष्ट्र, बच्चा, नारी। ये राष्ट्र से बना राष्ट्रीय, बच्चा से बना बचपन, नारी से बना नारित्व, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये देखिए बच्चों, क्षत्रिय, क्षत्रिय से हमारी ये भाववाचक संज्ञा बनी है। बच्चों इन्हें आप खुद ही पढ़ सकते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि ये हमारी संज्ञाएं दी गई हैं कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, और नीचे क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना, और लास्ट में है अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो ये हमारी दिया गया है इसमें कि भाववाचक संज्ञा हम कितनी तरह से बना सकते हैं। तो एक साइड ये कॉलम दिए गए हैं, एक कॉलम में जो है हमारे सर्वनाम दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में उनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है वो दिया गया है। तो इस पेज को, पूरे पेज को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, किस तरह से हम उनका परिवर्तन
करते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे कि जैसे ये हो गया लोभी, लोभी विशेषण है क्योंकि ये किसी व्यक्ति का क्वालिटी बता रहा है, और ये लोभ हमारा भाववाचक संज्ञा है, इससे हमें किसी भाव का बोध हो रहा है। तो ये हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये देखिए बच्चों, याद रखने योग्य बातें हैं ये। मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद याद रखने योग्य कुछ पॉइंट्स दिए गए होते हैं, वो हमें इसमें जरूर पढ़ने चाहिए। किसी स्थान, प्राणी या जाति भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा की परिभाषा है बच्चों। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। ये हमारा, इसको आप जरूर पढ़ेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे कि क्या बताया गया है। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स पर टिक कराती हूँ बच्चों कि संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अब आप 7th क्लास में हैं तो टिक कराने पर भी आप क्वेश्चन आंसर्स इजीली कर सकते हैं। तो पहला हमारा है कि संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। मैं यहां लिख रही हूं फर्स्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। जो शब्द किसी स्थान, प्राणी, जाति, भाव का बोध कराते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा, और इसमें हम 2 उदाहरण दे देंगे। पहला होगा तमन्ना बर्तन साफ कर रही है, ये वाला, और दूसरा होगा विशाल फूल तोड़ रहा है। तो ये हमारे आंसर नंबर 1 का ही पार्ट है। ठीक है, ये हमारा, इसके आगे आप यहाँ उदाहरण लिख देंगे परिभाषा के आगे। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ लिख दिया है उदाहरण। परिभाषा के आगे आप लिखेंगे उदाहरण, और उदाहरण लिखने के बाद ये आप दोनों उदाहरण यहाँ लिख देंगे, पहला और दूसरा। तमन्ना बर्तन साफ कर रही है और दूसरा हमारा हो गया विशाल फूल तोड़ रहा है। तो ये हमारे दोनों उदाहरण हो गए। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं, टिक करते हैं इसके आंसर को भी हम। ये देखिए बच्चों, इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा, और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर नंबर 2 है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है यहां तक, द्रव्यवाचक संज्ञा तक। तो ये हम 5 भेदों के नाम यहां पर लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा के भेदों के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो 2-2 उदाहरण हमें आप यहां लिखेंगे। संज्ञा के भेदों के साथ साथ उसके 2-2 उदाहरण भी लिखेंगे। चलिए देखते हैं 2-2 उदाहरण हम संज्ञा के। ये देखिए बच्चों, पहला ये संज्ञा की 5 भेद हमें लिखने हैं। तो पहला भेद हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये आंसर नंबर हमारा 3 है। पहला भेद लिख देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके दोनों उदाहरण लिख देंगे। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, हरिद्वार पवित्र तीर्थ स्थल है। तो ये दोनों उदाहरण हम इसमें इसके आगे लिख देंगे, यहाँ डैश करके, और यहाँ दोनों उदाहरण नंबर 1 और नंबर 2 करके ये दोनों उदाहरण हम यहाँ लिख देंगे। दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। ये नाम लिखेंगे इसका, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद हम इसके दोनों उदाहरण लिख देंगे यहाँ कि हमारे देश में छोटी बड़ी नदियां बहती हैं और लड़कियां नदी में तैर रही हैं। ये दोनों उदाहरण नाम लिख करके ये दोनों उदाहरण लिख देंगे। थर्ड काइंड देखते हैं हम इसकी। ये देखिए, ये इसकी थर्ड काइंड है, भाववाचक संज्ञा। नाम लिखेंगे पहले, उसके बाद हम लिख देंगे वर्षा होती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, आगरा स्थित ताजमहल की सुंदरता दर्शनीय है। तो ये हम इसका यहाँ इसके दोनों एग्जाम्पल लिख देंगे, पहले नाम फिर दोनों एग्जाम्पल। फिर आता है समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ काइंड इसकी आती है समूहवाचक संज्ञा। ये देख लीजिए, समूहवाचक संज्ञा का नाम लिख देंगे, उसके बाद ये दोनों उदाहरण हम इसके लिख देंगे। फिर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा लिख करके ये दोनों उदाहरण हम इसके लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हम देखते हैं, दोनों में अंतर लिखना है। ये देखिए बच्चों, जैसा मैं आपको हमेशा लिखवाती हूँ, बीच में सेंटर लाइन खींचेंगे, एक तरफ डालेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक तरफ लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक वाले संज्ञा के कॉलम में ये आप पूरी परिभाषा लिख देंगे। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु आदि का बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर एक उदाहरण लिख देंगे इसका, कुतुब मीनार दिल्ली में है। फिर जातिवाचक वाले कॉलम में जातिवाचक संज्ञा की पूरी डेफिनेशन लिखेंगे। यहाँ से वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति के एक ही प्रकार के
वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध कराते हैं, प्राणियों का बोध कराते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल, लड़कियां नदी में तैर रही हैं। ये आप इस तरह से सेंटर लाइन खींच के एक तरफ व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक तरफ जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक में व्यक्तिवाचक की डेफिनेशन, जातिवाचक में जातिवाचक की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये आप इस तरह से लिख देंगे। इसी के साथ मैं आज ये वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूं बच्चों। अब ये हमारी देखिए ये एक्सरसाइज हमारी बचती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, ये एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।